नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में आपसे चर्चा करेंगे कक्षा 11वीं भौतिकी के अध्याय 3 समतल में गति के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और परीक्षा में कई बार पूछे गए टॉपिक प्रक्षेप गति। यहाँ पर हम प्रक्षेप गति के बारे में आपसे चर्चा करें। इससे पहले विद्यार्थियों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये प्रक्षेप गति से संबंधित जो टॉपिक है बहुत थोड़ा लंबा है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए हम जो वीडियो बना रहे हैं वो लंबा होगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। बीच में वीडियो की स्किप आप नहीं करेंगे, निवेदन है आपसे, ताकि आपको इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, प्रक्षेप गति के क्या उदाहरण होते हैं। तो देखिए, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में उसके प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है, तो यह वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करता हुआ पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर जाकर गिर जाता है। तो इस प्रकार के जो गति है उसे हम प्रक्षेप गति कहते हैं। और जिस वस्तु को फेंका जाता है उसे प्रक्षेप कहते हैं। और ये जो प्रक्षेप है, जो वस्तु जिस मार्ग से होते हुए वो गति करता है उसे हम प्रक्षेप का पथ कहते हैं, जो कि परवलयाकार होता है। और विद्यार्थियों, इस प्रक्षेप गति के दैनिक में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। जैसे कि वॉलीबॉल जब आप खेलते हैं तो वॉलीबॉल की जो गति होती है वह एक प्रकार का प्रक्षेप गति होती है। इसी प्रकार से बंदूक से जो छोड़ी गई गोली की जो गति होती है वह भी प्रक्षेप गति होती है। इसी प्रकार वायुयान से गिराए गए बम की गति है, या अन्य कुछ पैकेट भोजन की जो सामग्री गिराते हैं वह भी गति प्रक्षेप गति के अंतर्गत आता है। तो विद्यार्थियों, ये जो प्रक्षेप गति है, ये प्रक्षेप गति वास्तव में द्विमीय गति है। तो इस स्थिति में प्रक्षेप गति को दो घटकों में योजित किया जाता है, एक क्षैतिज गति में और एक ऊर्ध्वाधर गति में। और क्षैतिज गति में क्या होता है विद्यार्थियों कि क्षैतिज गति में जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका प्रभाव क्षैतिज गति पर नहीं पड़ता है। इससे क्षैतिज गति जो होती है एक समान गति होती है, जबकि ऊर्ध्वाधर जो गति होती है वो गुरुत्वीय त्वरण से प्रभावित होती है। कहने का मतलब ये है कि ऊर्ध्वाधर गति जो होती है एक समान त्वरित गति होती है। और ये जो प्रक्षेप गति का जो सुविधा की दृष्टि से जो है दो स्थितियों में अध्ययन करते हैं। पहला, जब किसी प्रक्षेप को पृथ्वी के तल से कुछ कोण बनाते फेंका जाए, जिसे हम तिर्यक प्रक्षेप भी कहते हैं। और दूसरा, जब प्रक्षेप को किसी ऊंचाई से क्षैतिज से फेंका जाए, जिसे हम क्षैतिज प्रक्षेप भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, हम यहाँ पर तिर्यक प्रक्षेप के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात जब पृथ्वी तल से क्षैतिज के साथ किसी वस्तु को कोण थीटा पर फेंका जाता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो मान लेते हैं कि किसी वस्तु को या प्रक्षेप को किसी जमीन के क्षैतिज तल से उसके प्रारंभिक u से थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है। तो हम इस बिंदु O को मूल बिंदु मानते हुए हम क्षैतिज दिशा में एक x अक्ष लेते हैं और ऊर्ध्वाधर दिशा में y अक्ष लेते हैं। अतः इस प्रारंभिक u को हम दो घटकों में योजित कर सकते हैं। पहला u cos थीटा अक्ष OX के अनुदिश, इस प्रकार से चित्र में देख रहे हैं आप। दूसरा u sin थीटा अक्ष OY के अनुदिश। ये इस तरह से हम जो प्रारंभिक u है उसे दो घटकों में योजित कर सकते हैं। पहला u cos थीटा x अक्ष के अनुदिश, दूसरा u sin थीटा y अक्ष के अनुदिश। लेकिन विद्यार्थियों, आप ध्यान रखेंगे
कि क्षैतिज दिशा में जो प्रक्षेप का जो वेग होता है उस पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, जबकि ऊर्ध्वाधर गति जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन होता है, गुरुत्व के अधीन होता है। इस कारण ऊर्ध्वाधर गति में गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव होता है, और जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाता है तो ऊर्ध्वाधर वेग कम होते जाता है, और एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के पश्चात उसका वेग कम हो जाता है और पुनः प्रक्षेप जो है नीचे की ओर गिरने लगता है। जब प्रक्षेप नीचे को गिरता है तो उसका वेग क्रमशः बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर प्रक्षेप जब एक निश्चित पथ पर गति करता है, वह पृथ्वी किसी अन्य स्थान पर जब गिरता है तो उस प्रक्षेप पथ का समीकरण क्या होता है यह हम जानेंगे। तो हम लेते हैं अब पहला पॉइंट इसमें, प्रक्षेप पथ का समीकरण। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम समझेंगे इसमें प्रक्षेप पथ का समीकरण। अब प्रक्षेप पथ का समीकरण समझने के लिए विद्यार्थियों आपको इस चित्र पर ध्यान देना है कि मान लेते हैं t समय पर प्रक्षेप अर्थात वस्तु किसी बिंदु P पर है, और जब बिंदु P पर जब प्रक्षेप होता है तो इस स्थिति में इस x अक्ष के अनुदिश इस बिंदु P पर इसका विस्थापन मान लेते हैं x है, और y अक्ष के अनुदिश इसका विस्थापन स्मॉल y है। चूंकि विद्यार्थियों जो प्रक्षेप गति जो होता है दो गतियों का संयोजन होता है, एक क्षैतिज गति x अक्ष के अनुदिश और दूसरा ऊर्ध्वाधर गति y अक्ष के अनुदिश। तो यहाँ पर हम दोनों स्थितियों में इस गति का अध्ययन करेंगे, क्षैतिज दिशा में और ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो आइए हम लेते हैं इसमें क्षैतिज गति। तो यहाँ पर क्षैतिज गति जब प्रक्षेप जो है क्षैतिज गति करता है तो कितना समय लेता है, उसका समय क्या होगा, इसको हम निकालेंगे। तो इस स्थिति में यहाँ लिखेंगे इस स्थिति में यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा तथा ए एक्स बराबर 0, क्योंकि विद्यार्थियों एक्स अक्ष के अनुदिश हमने प्रारंभिक यू के एक घटक यू कॉस थीटा लिया था, और क्षैतिज दिशा में जो प्रक्षेप का जो त्वरण है उसको हम एक्स ले रहे हैं। तो चूंकि प्रक्षेप का पर जो क्षैतिज दिशा में जो त्वरण जो होता है शून्य होता है, इसलिए हमने यहाँ पर शून्य लिया है। अब हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर हम गति के द्वितीय समीकरण उपयोग करते हैं। उस स्थिति में चूंकि क्षैतिज दिशा में इसके प्रक्षेप के द्वारा तय की गई दूरी x है, तो गति के द्वितीय समीकरण के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं कि x बराबर यू एक्स टी प्लस ए एक्स 1/2x टी का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यू एक्स यहाँ पर है यू कॉस थीटा, ए एक्स की जगह में है 0, इस मान को यहाँ पर पुट अप कर देते हैं। इस मान पुट अप करते हैं तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, या x इक्वल टू यू एक्स के जगह में आप रखेंगे यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस 1/2 x की जगह में आप रखेंगे 0 इंटू टी का स्क्वायर। जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाता है, तो यहाँ केवल बचता है x इक्वल यू कॉस थीटा टी, और यहाँ से यदि हम t निकालते हैं तो ये हो जाता है x अपॉन यू कॉस थीटा। इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1। ये दूसरी स्थिति में है विद्यार्थियों जब वस्तु क्षैतिज समगति करता है, प्रक्षेप क्षैतिज समगति करता है। यदि यही प्रक्षेप अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करे तब ऊर्ध्वाधर से गति करेगा तो हमें क्या समीकरण मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं ऊर्ध्वाधर गति। देखिए ऊर्ध्वाधर गति, देखिए जब प्रक्षेप ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करता है तो इस स्थिति में इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग होता है, इस स्थिति में ऊर्ध्वाधर वेग यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर ऊर्ध्वाधर वेग लिख सकते हैं यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। और ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय त्वरण जो है प्रक्षेप काम करता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वस्तु प्रक्षेप ऊपर गति करता है तो त्वरण नीचे कार्य करता है। इसलिए यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान लेंगे आप उसे ऋणात्मक लेंगे।
अर्थात कहने का मतलब विद्यार्थियों यहाँ पर हम ए वाई बराबर लेंगे माइनस जी। अब जब वस्तु या प्रक्षेप ऊर्ध्वाधर गति करता है तो इस स्थिति में हम यहाँ पर गति के द्वितीय समीकरण का उपयोग करेंगे कि गति के द्वितीय समीकरण के आधार पर अब गति के द्वितीय समीकरण से इसे हम लिख सकते हैं कि स्मॉल y इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। ठीक विद्यार्थियों, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यू वाई यहाँ दिया है यू साइन थीटा, ए वाई दिया है माइनस जी। इस मान को यहाँ पर हम रखते हैं तो हम इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आप वीडियो को बहुत अच्छे से समझेंगे और अगर ध्यान से देखेंगे तो यू वाई यहाँ रखेंगे यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई की जगह में आप रखेंगे माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ये ठीक विद्यार्थियों, अब हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से सकते हैं कि y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, ये माइनस जी की वजह से आप लिखेंगे 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब हम इस समीकरण 1 से t के मान को यहाँ रखते हैं। जहाँ रखते हैं तो फिर क्या मिलेगा, हम एक प्रलय का समीकरण प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम प्रक्षेप पथ का समीकरण भी कहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब उपरोक्त समीकरण में t का मान रखेंगे। तो देखिए थी हम यहाँ पर t का मान रखते हैं तो हमें किस प्रकार समीकरण प्राप्त हो जाएगा, समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होगा u इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे u साइन थीटा, यहाँ पर आप t की जगह क्या लिखेंगे, ये आप सब देख रहे हैं x अपॉन u कॉस थीटा, फिर उसके बाद यहाँ पर है माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, यहाँ जी टी का मान रखेंगे तो x अपॉन यू कॉस थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को में जो राशि कटती है उसे काट देते हैं और जो बचेगा उसको हम यहाँ पर लेते हैं। तो इस स्थिति में हमारा जो प्रक्षेप पथ का जो समीकरण है विद्यार्थियों वो हमें प्राप्त हो जाएगा। किस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या करना है, आपको u से u कैंसिल कर देना है और यदि इस समीकरण को आप व्यवस्थित करके लिखेंगे तो इस समीकरण को आप लिख सकते हैं कि y इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी एक्स का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं स्क्वायर की वजह से। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होता है टेन थीटा, तो इसको हम इस प्रकार से विद्यार्थी लिख सकते हैं कि या y इक्वल टू, इस एक को पहले यहाँ ले लेते हैं, इसका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, इसको लिख सकते हैं 1/2 जी एक्स का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इस समीकरण में जो यहाँ पर इस जो समीकरण आप देख रहे हैं, इस समीकरण में कुछ राशि ऐसे हैं जो नियतांक है। इस समीकरण में थीटा, जी और यू एक नियत राशि है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको कि इस समीकरण में, देखिए इस समीकरण में, इसको आप समीकरण 2 दे देंगे, इस समीकरण 2 में थीटा यू एवं जी एक नियत राशि है, इसलिए समीकरण 2 को निम्नानुसार लिखा जा सकता है।
निम्नानुसार लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं हम? कैसे लिखेंगे यहाँ पर? क्योंकि इसमें जो है थीटा जी और एक नियत राशि है, तो इस समीकरण में को कैसे लिख सकते हैं? हम इस समीकरण को लिख सकते हैं कि y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स का स्क्वायर। ये और ये जो समीकरण है, यह समीकरण एक परवलय का समीकरण है। ये जो समीकरण हमको मिल रहा है यह एक परवलय का समीकरण है। इससे पता चलता है कि यदि किसी प्रक्षेप को पृथ्वी के तल से थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि समीकरण तीन परवलय का समीकरण है। ठीक है, परवलय का समीकरण है। अतः समीकरण 2 प्रक्षेप पथ का समीकरण कहलाता है। जो समीकरण 2 है ये प्रक्षेप पथ का समीकरण है। तो आप लिख सकते हैं विद्यार्थियों यहाँ पर कि समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 प्रक्षेप पथ का समीकरण है। प्रक्षेप पथ का समीकरण है जो एक परवलय का समीकरण है। जो एक परवलय का समीकरण है। ये जो एक परवलय का समीकरण है। अतः प्रक्षेप पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि आप लिख सकते हैं, अतः इससे सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। ये ठीक है। तो विद्यार्थियों, ये जो प्रक्षेप पथ का जो समीकरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्रक्षेप का जो पथ होता है वो कैसा होता है? परवलयाकार होता है। तो ये हो जाता है प्रक्षेप पथ का समीकरण। अब हम लेते हैं विद्यार्थियों कि जब प्रक्षेप जो है किसी ऊर्ध्वाधर में गति करता है और पृथ्वी पर जब वापस आता है गति करता हुआ, तो कितना समय लेता है, जिसको हम उसका उड्डयन काल कहते हैं। तो अब हम लेते हैं यहाँ पर प्रक्षेप का उड्डयन काल। तो विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे कि प्रक्षेप का उड्डयन काल का समीकरण क्या होता है। तो यदि हम उड्डयन काल का समीकरण लेते हैं तो पहले तो हम ये जानना है कि उड्डयन काल किसे कहते हैं। तो देखिए, उड्डयन काल क्या होता है कि प्रक्षेप को अपने अधिकतम ऊंचाई तक जाने और क्षैतिज तल के किसी बिंदु तक वापस आने में लगे समय को प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। चूंकि विद्यार्थियों प्रक्षेप जो है अधिकतम तक जाता है, पुनः क्षेत्र तल में वापस आता है, तो इस स्थिति में इसके ऊर्ध्व दिशा में इसका विस्थापन जो होता है वो शून्य होता है। कहने का मतलब विद्यार्थियों कि हम इस स्थिति में यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस स्थिति में जो ऊर्ध्वाधर दिशा में, इस स्थिति में ऊर्ध्वाधर दिशा में जो विस्थापन होता है वो 0 होता है, तथा ये जो ए वाई जो होगा वो माइनस जी, कोई ऊर्ध्वाधर दिशा में जो है त्वरण जो होता है वो नीचे काम करता है और वस्तु ऊपर जा रहा है, पीछे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो ऋणात्मक होगा। और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वेग होता है, अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो यू वाई होगा वो यू साइन थीटा होगा। अतः गति के द्वितीय समीकरण से, यहाँ पर हम लिख सकते हैं विद्यार्थियों, गति के द्वितीय समीकरण से, तो गति का द्वितीय समीकरण क्या है कि y इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि u y t प्लस 1/2 a y t स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, ये जो a y है, u y है, इस मान को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, मान को यहाँ रखते हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसी को यहाँ लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में ए वाई यू वाई तथा y का मान रखने पर, तो यहाँ विद्यार्थियों हम
इन मानों को रखें तो हमें किस प्रकार से समीकरण प्राप्त होगा, इसको यहाँ पर ले लेते हैं। जब मान को रखेंगे तो y के जगह में आप 0 रखेंगे, यहाँ पर u y की जगह में u साइन थीटा रखेंगे और यहाँ पर स्मॉल t रखेंगे। यहाँ माइनस हो जाएगी 1/2 ए वाई की जी पे आप माइनस जे रखते हैं तो ये माइनस की वजह से प्लस माइनस हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा t का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो -1/2 GT स्क्वायर आया है इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करते हैं तो हम इस प्रकार से प्राप्त होगा, ये 1/2 GT का स्क्वायर इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी। इसमें आप देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि इसमें से एक टी हम कैंसिल कर सकते हैं। जब टी से टी कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या बचता है, 1/2 GT इक्वल टू u साइन थीटा। या दो के तिरा गुणा कर देते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि GT इक्वल टू 2u साइन थीटा। चूंकि हमें समय निकालना है, tan काल समय t निकालना है, तो यहां से हम t निकालते हैं तो ये हमको प्राप्त होगा या t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। और ये जो समीकरण है विद्यार्थियों, जिसको हम समीकरण 2 भी कह सकते हैं, ये जो समीकरण है ये प्रक्षेप का उड्डयन काल का समीकरण है। अर्थात यही प्रक्षेप के उड्डयन काल, यही प्रक्षेप के उड्डयन काल का समीकरण है ये। तो विद्यार्थियों आप इस प्रक्षेप उड्डयन काल की परिभाषा और समीकरण अच्छे समझ गए होंगे। अब प्रक्षेप जब ऊर्ध्वाधर तल में गति करता हो, पृथ्वी किसी अन्य स्थान पर जा गिरता है तो उसके द्वारा क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी तय की जाती है उसे हम निकालेंगे, जिसे हम क्षैतिज दूरी के नाम से जानते हैं। तो आइए विद्यार्थियों अब हम निकालते हैं क्षैतिज दूरी। तो विद्यार्थियों आइए हम समझते हैं कि क्षैतिज परास किसे कहते हैं। देखिए क्षैतिज परास की यदि हम परिभाषा लें तो चूंकि क्षैतिज परास की दूरी है तो वास्तव में क्षैतिज परास को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रक्षेप द्वारा अपने उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। और विद्यार्थियों इस क्षैतिज परास को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि जब प्रक्षेप को हम थीटा कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर दिशा से फिर किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं तो ये प्रक्षेप जो है वो इस पृथ्वी तल पर जिस स्थान पर गिरती है वहां से मूल बिंदु से इस जिस स्थान पर प्रक्षेप गिरती है वहां तक उसकी जो दूरी होती है उसको वास्तव में हम क्षैतिज परास के नाम से जानते हैं। और क्षैतिज परास को आप देख रहे हैं हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो चूंकि विद्यार्थियों क्षैतिज परास का सूत्र ये दूरी है, तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है वेग इंटू समय। तो चूंकि हम क्षैतिज परास की बात कर रहे हैं तो सूत्र में हम इसको लिख सकते हैं कि क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज वेग इंटू उड्डयन काल। अगर हम क्षैतिज परास को R से ले व्यक्त करें, क्षैतिज वेग हमने पूर्व में पढ़ा है कि क्षैतिज वेग होता है u cos थीटा और उड्डयन काल का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है वो होता है 2u sin थीटा अपॉन g। यदि इन सभी को एक साथ अगर हम व्यवस्थित करके लिखे विद्यार्थियों तो ये समीकरण हमें प्राप्त होगा कि r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। u या दो यहाँ पर u है तो u के स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम इसी समीकरण को इस प्रकार से व्यवस्थित करें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि r इक्वल टू यू स्क्वायर, इसको हम एक साथ मिलाकर लिखते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। क्योंकि ऐसा करने से विद्यार्थियों हमें एक त्रिकोणमिति सूत्र प्राप्त होता है जिसका सूत्र होता है जैसे हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसलिए हम इस समीकरण में 2 साइन थीटा कॉस थीटा जब हम क्या लिख देते हैं साइन 2 थीटा रख देते हैं। तो ये जो समीकरण को 3 मिल रहा है विद्यार्थियों, यही समीकरण 3 जो है क्षैतिज परास का सूत्र है, समीकरण है। लेकिन क्या है विद्यार्थियों कि अधिकतम क्षैतिज परास का वास्तव में क्या समीकरण हो, क्या सूत्र होगा। तो यदि किसी स्थान पर दिए गए वेग के लिए r का मान अर्थात क्षैतिज मान को अधिक होने के लिए ये जो साइन 2 थीटा का मान है वो अधिक होनी चाहिए, लेकिन साइन 2 थीटा के मान को अधिक होने के लिए, लेकिन जो साइन 2 थीटा का मान है वो अधिक होने के लिए आप लिख सकते हैं विद्यार्थियों कि लेकिन देखिए लेकिन
साइन 2 थीटा का मान तभी अधिक होगा जब हम यहाँ पर साइन 2 थीटा मान को अधिक तभी ले सकते हैं जब साइन 2 थीटा का मान 1 के बराबर हो। अब कहने का मतलब साइन 2 थीटा मान 1 कब होगा? जब 2 थीटा जो कोण है वो 90 डिग्री बराबर हो, क्योंकि हम जानते हैं साइन 91 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसी को, ठीक है, या 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि साइन 2 थीटा मान जब 90 डिग्री होगा तभी साइन 2 थीटा मान 1 होगा। अगर यहां से यदि हम थीटा निकाल दें तो थीटा इक्वल हो जाएगा 90/2, जिसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री, अर्थात थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो प्रक्षेप को अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे या अधिकतम क्षैतिज प्रास उसका हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रक्षेप को पृथ्वी के तल से 45 डिग्री कोण बनाते हुए फेंकें, तो वह प्रक्षेप जो है अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो भाला फेंक के जो खिलाड़ी होते हैं वो यदि भाला को पृथ्वी तल से 45 डिग्री कोण बनाते हुए फेंकेंगे तो जो है अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर यदि हम साइन 2 थीटा के मान को 1 लें, तो यदि हम समीकरण 3 में साइन 2 थीटा की जगह 1 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों? देखिए, अतः समीकरण 3 में यहां पर साइन 2 थीटा बराबर 1 रखें तो अधिकतम क्षैतिज प्रास सूत्र क्या हो जाएगा? तो यहां लिख सकते हैं आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। और ये जो है विद्यार्थियों, जो समीकरण हमने प्राप्त किया है, ये जो समीकरण है ये अधिकतम क्षैतिज प्रास का सूत्र है। तो विद्यार्थियों, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और आप इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बार बार ही कर रहा हूँ कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक लंबा है तो वीडियो भी लंबा हो सकता है, इसलिए आप इसको शुरू से अंत तक बिल्कुल वीडियो की स्किप आप नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको मैं विश्वास देता हूँ, आप इसके लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। अब विद्यार्थियों, अब हम लेते हैं कि जब प्रक्षेप को जब हम ऊर्ध्व दिशा में फेंकते हैं तो उसके द्वारा अधिकतम ऊंचाई का समीकरण क्या होगा, या उसके द्वारा अधिकतम ऊंचाई का जो समीकरण होता है वो क्या होगा, ये हम समझेंगे। तो आइए हम समझेंगे अधिकतम ऊंचाई का समीकरण। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम समझते हैं प्रक्षेप के अधिकतम ऊंचाई का समीकरण या सूत्र क्या होगा। तो विद्यार्थियों, हम तो पहले यहाँ जानेंगे कि अधिकतम ऊंचाई की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए, प्रक्षेप के द्वारा फेंके जाने वाले बिंदु से उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को हम प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कहते हैं, और इसे हम कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। जैसे विद्यार्थियों, जैसे हम किसी प्रक्षेप को ऊपर फेंकते हैं तो आप जानते हैं प्रक्षेप जैसे ऊपर जाता है तो उसका वेग क्रमशः कम होते जाता है और एक निश्चित ऊंचाई पर उसका वेग शून्य हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रक्षेप का ऊर्ध्वाधर जो अधिकतम वेग होगा वो शून्य होता है। तो इस स्थिति में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति में इसका जो ऊर्ध्वाधर जो वेग होगा यू वाई, यानी जो प्रारंभिक वेग है ये यू साइन थीटा होगा, और चूंकि इसके ऊर्ध्वाधर वेग पर अंतिम वेग जो होता है वो शून्य होता है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं वी वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर जो वस्तु को या प्रक्षेप ऊपर फेंका जाता है तो उस स्थिति में जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो नीचे काम करता है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो ऊर्ध्वाधर जो त्वरण होगा या ऊर्ध्व दिशा में जो त्वरण काम करेगा वो -g होगा, और इस स्थिति में उसके द्वारा अधिकतम ऊंचाई जो प्राप्त की जाती है उसको हम यहाँ पर y बराबर h से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं गति के प्रथम समीकरण से। तो हम जानते हैं गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at होता है। तो उस आधार पर चूंकि हम वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में अर्थात y अक्ष में फेंक रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर लिखेंगे vy बराबर uy प्लस ayt। अब इस मानों को हम यहाँ पर रखते हैं, तो vy के मान यहाँ पर 0 है,
यू वाई यहाँ पर यू साइन थीटा रखेंगे, ए वाई की जगह में माइनस जी रखेंगे तो जो प्लस है वो माइनस जी हो जाएगा, ठीक है, और टी है तो टी लिखेंगे। यहाँ से हम माइनस जी टी को पक्षांतर करते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होता है जी टी बराबर यू साइन थीटा। विद्यार्थी यहाँ से हम टी निकालते हैं तो जी इसके नीचे आ जाता है। अब क्या है, अब हम यहाँ पर उसकी महत्तम ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई का समीकरण निकालने के लिए हम गति के द्वितीय समीकरण का उपयोग करेंगे। तो हम जानते हैं गति का जो द्वितीय समीकरण होता है, चूंकि हम इसका उपयोग y अक्ष के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू, जहाँ y उसके द्वारा तय की दूरी या विस्थापन होगा, और यहाँ पर यू आई ई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर का हम प्रयोग करते हैं। इस समीकरण में यदि हम इन मानों को रखते हैं तो हम इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा। यहाँ पर y की जगह हम h रखेंगे, यू आई की जगह यू साइन थीटा रखेंगे, t का मान हम यहाँ से पुटअप करेंगे विद्यार्थियों, t बराबर होता है यू साइन थीटा, इस t के मान को हम यहाँ रखते हैं। इन मानों को रखेंगे तो इस प्रकार समीकरण प्राप्त होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित कैसे करेंगे विद्यार्थियों, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन यू साइन थीटा का यू साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर जी, यहाँ पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से एक जी कैंसिल करेंगे तो इस प्रकार समीकरण प्राप्त होगा। यदि हम इसका एलसीएम निकालते हैं विद्यार्थियों, तो एलसीएम निकालते हैं तो ये हमें 2g आ जाएगा, तो यहाँ से 2 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि यहाँ 1 के सामने 1 है तो यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस प्रकार समीकरण प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को माइनस कर देते हैं। यदि हम माइनस करते हैं विद्यार्थियों तो हमें जो प्राप्त होगा अधिकतम ऊंचाई का, वो सूत्र हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। हम इसको लिख सकते हैं या h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये जो सूत्र है ये प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का समीकरण है। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अगर आपको प्रक्षेप को अधिकतम ऊंचाई तक ले जाना हो तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर थीटा का जो मान हो वो 1 के बराबर होना चाहिए, और यदि साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो अधिकतम ऊंचाई के लिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अधिकतम ऊंचाई के लिए, तो आप लिख सकते हैं कि यह समीकरण, यह सूत्र अधिकतम ऊंचाई का सूत्र है, अधिकतम ऊंचाई का सूत्र है ये, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि प्रक्षेप अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करे इसके लिए यह आवश्यक है कि साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होना चाहिए, और साइन का थीटा का मान 1 होना चाहिए, मतलब थीटा का मान यहाँ 90 रखेंगे तभी वहां पर उसका मान 1 होना चाहिए। यानी कि मतलब है, यहाँ लिख सकते हैं या थीटा बराबर क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। तो यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से 90 डिग्री कोण बनाते हुए अथवा लंबवत ऊपर फेंके तो वस्तु या प्रक्षेप जो है वो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा। तो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए यह शर्त है कि प्रक्षेप को हम लंबवत, पृथ्वी तल से लंबवत अर्थात 90 डिग्री कोण बनाते ऊपर फेंकें तो उसके द्वारा अधिकतम ऊंचाई या अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई प्राप्त करेगा। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार अवश्य देखिएगा। वीडियो लंबा है, आपको समझने में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देख लीजिएगा, और इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो विद्यार्थियों, फिर एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पुनः हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।